मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को बताया जन कल्याणकारी। कहा, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला है बजट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिला कारागार में नशा मुक्ति कार्यशाला का किया शुभारंभ। 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लिया संकल्प। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो को मिला पहला स्थान। कर्मचारियों में खुशी की लहर। एजीएम ने कर्मचारियों की मेहनत और लगन की तारीफ। हल्द्वानी में नगर निगम ने बनफूलपुरा में निर्माणाधीन मकान पर चलाया बुलडोजर। ध्वस्तीकरण का लोगों ने किया विरोध। 5 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जिसके बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सीएम धामी से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ झांकी के कलाकार भी मौजूद रहे। सीएम ने कलाकारों का स्वागत करते हुए इसे सम्मान की बात बताई और कहा कि इससे उत्तराखंड को अलग पहचान मिली है। साथ ही कलाकारों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा भी उन्होंने की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट मुलाकात की और बता दें कि मानसखंड की जो झांकी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस पर विभिन्न झांकियों के साथ, उसमें से उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला, जिसके बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सीएम धामी से मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ झांकी के कलाकार भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने कलाकारों का स्वागत किया और इसे सम्मान की बात बताई क्योंकि उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है और उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड को अलग ही पहचान मिली है। साथ ही सीएम धामी ने कलाकारों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा भी इस दौरान की है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां बीजेपी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया तो वहीं कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक करार दिया है। तो आपको बता दें कि कल आम बजट जो है पेश हो चुका है और इसी को लेकर बता दें कि जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उसके तुरंत बाद प्रतिक्रियाएं जो है आना शुरू हो गई है। बात अगर आम जनता की करें तो आम जनता की भी बजट को लेकर प्रक्रिया आ रही है और किसी पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की भी लगातार जो है प्रतिक्रिया बजट को लेकर सामने आ रही है। जहां भाजपा ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट को लगातार जो है निराशाजनक बता रही है। सबसे पहले मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और आज जिन्होंने अपना बजट पेश किया है लोकसभा के और राज्यसभा में, हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट, एक संतुलित बजट, एक बहुमुखी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने वाला बजट उन्होंने जिस प्रकार से पेश किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। मैं इसको यदि एक लाइन में कहूँ तो ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंसस में उछाल आया तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों को ये बजट पसंद आया और पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे यदि हम देखें जहाँ मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे देश का इतना सुंदर बजट पेश होना हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूत करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है।
बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दिए हैं, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। 2 लाख तक 7 लाख टैक्स सीमा वो कर दी गई है और पर्यटन के लिए विशेष बजटों की व्यवस्था की गई है, तीर्थाटन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा। जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में हम समझते थे कि बजट में कोई प्रावधान केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन तो ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है और उत्तराखंड के हाथ खाली। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया है, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष आगे के 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के लिए, ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता। ग्रोथ डिसेप्टिव ग्रोथ है, खाली कुछ लिफाफे योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन लिफाफे योजनाओं से सामान्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। महंगाई को ये कहीं पर एड्रेस नहीं करता, उसको घटाने की बात कहीं पर नहीं करता। और उत्तराखंड के हिसाब से बजट, जब आप इन्वायरमेंटल चीज़ों की बातें बड़ी कर रहे हैं, हरित 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 कर रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो हरित एरिया है, जो ऑक्सीजन देने वाला एरिया है उत्तराखंड जैसे राज्य जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनको ग्रीन बोनस देने के विषय में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसमें ये शांत है। हल्द्वानी पुलिस ने देर रात पंचवक्की चौराहे पर हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि देर रात पंचवक्की चौराहे की कैफे में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। वहीं व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विक्रम सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके भाई बिशन सिंह, जिसका AM to PM बेकरी है, उसके यहाँ दीपक और संजू बिष्ट बैठे हुए थे इनके साथ में, और कुछ और युवक थे। इनकी आपस में कहासुनी हुई। इसमें दीपक द्वारा लाए गए अवैध पिस्टल से संजू बिष्ट ने फायर किया, जिससे इनके भाई बिशन सिंह सीरियस इंजर्ड हो गए। इस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से बिशन को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिन्हें राम मूर्ति अस्पताल रेफर किया गया और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें जो 2 मेन अभियुक्त, दीपक जिसके द्वारा अवैध हथियार लाया गया था और संजू बिष्ट जिसने फायर किया, इन दोनों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा तत्परता से 8 घंटे के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मेरी तरफ से 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। लोहाघाट में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बाराकोट ब्लॉक के चामी चौमेल के गुलदार ने एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसको देखते हुए वन विभाग सक्रिय हो चुका है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है। तो वहीं गुलदार के हमले से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। चौमेल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पिंजरा लगा दिया गया है। पिछले लगभग 1 महीने से चौमेल क्षेत्र में गुलदार की समस्या बनी हुई थी। उसने एक बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया है और लगभग 15 से 16 मवेशियों को निवाला अपना बना चुका है। मैं पूरी वन विभाग टीम का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज चौमेल क्षेत्र की इस समस्या को सुना और इस मुद्दे को मैंने भी प्रमुखता से उठाया था, जिसमें मौके में आज वन विभाग की पूरी टीम, रेंजर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और मैं चाहता हूँ कि ये पीले में जल्दी से जल्दी गुलदार कैद हो जाए। जो भय का माहौल बना है क्षेत्र में, वो जल्दी से जल्दी दूर हो। लोहाघाट में चोरों ने आतंक मचा रखा है, जहां चोरों ने मंदिरों में चोरी करने के बाद स्कूलों को अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से लोगों का पुलिस के खिलाफ आक्रोश जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोली ढेक का है, जहां चोरों ने विद्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और कई सामान चोरी कर लिए। विद्यालय के
प्रधान अध्यापक ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी चोरी है। इससे पहले भी 24 जनवरी को विद्यालय में चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। कार्यालय अस्त व्यस्त था। देखा अंदर की कंप्यूटर में से वहाँ पे देखा तो वो पूरा थैला वैला सब हटा हुआ है। उसमें जो कवर ववर हमने जो चढ़ाया था तो मॉनिटर गायब था, उसके साथ पीछे देखा कीबोर्ड गायब था। तो पाया गया कि विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों द्वारा गेट खुला है, दरवाजा पूरा खुला हुआ है। तो रूम से 2 सिलेंडर, जिसमें एक भरा एक खाली, और एक 10 लीटर का नया यूनाइटेड कुकर वो ले गए थे। सर मेरे द्वारा तो उनको बार बार सूचित किया जा रहा है और वो अभी मेरे हिसाब से प्रयास में होंगे कि कौन चोर है करके। उत्तरकाशी से बता दें, जहां पीएम JSY ने गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क तो बनवा दी, जिसको लेकर स्थानीय युवाओं ने अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 सालों से इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है, लेकिन विभाग सड़क की मरम्मत नहीं करा रहा है, जिसके चलते इस सड़क पर दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। वहीं पीएम JSY के अधिशासी अभियंता का कहना है कि सड़क के लिए रिटर्निंग की व्यवस्था की गई है और टेंडर प्रक्रिया के बाद मार्च अप्रैल तक डामरीकरण भी किया जाएगा। लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए हैं इस पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा है और लगातार पीएम JSY से हम 2.5-3 वर्षों से हम लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं कि इसका डामरीकरण किया जाए, लेकिन विभाग की ओर से हर बार जब भी हम आते हैं आश्वासन दे दिया जाता है कि आज हम ये काम करेंगे, कल से हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ आकर हकीकत मालूम होती है कि विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही है। इनके उच्च स्तर से अधिकारियों से परमिशन नहीं मिल पाई है और लेकिन जो हकीकत ये है कि ये लोग बिल्कुल भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि जो हमारी ज्ञान सड़क है उसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पर लगातार आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उस धरना का इनका तात्पर्य था कि जो ज्ञान मोटर मार्ग है ये काफ़ी समय से बंद है, इसका कार्य नहीं आरंभ हो रहा है। इस संबंध में इस खंड के द्वारा उच्च अधिकारियों को इस कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रकरण भेजा गया था। जो बैलेंस वर्क है उसके लिए प्रकरण भेजा गया था कि इसकी निविदा में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो आज जो श्री नेगी जी द्वारा मुझसे यही पूछा गया कि इनमें आप कब कार्य प्रारंभ कर देंगे, तो इसमें मेरी वार्ता अधीक्षण अभियंता महोदय से हुई है। सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिले को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बता दें कि कम संसाधनों के बावजूद भी उत्तराखंड परिवहन निगम के छोटे से डिपो लोहाघाट ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। लोहाघाट डिपो के एचवीएम नरेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन निगम के मानकों के हिसाब से लोहाघाट डिपो ने 4,82,000 प्रतिदिन आमदनी दी है। साथ ही डिपो की बस कभी रास्ते में खराब नहीं हुई और कर्मचारियों ने भी यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसका सारा श्रेय कर्मचारियों को ही जाता है, जिन्होंने कम संसाधनों के अभाव में भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। द्वारा निर्धारित किए हुए उनको लोहाघाट डिपो के कर्मचारी द्वारा अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करके पूरा किया गया। जो निर्धारित लक्ष्य मुख्य द्वारा दिए गए उनको प्राप्त किया गया। बस स्टेशन की मरम्मत के लिए, इसके सुधारीकरण के लिए कार्रवाई गतिशील है। इससे शासन से मदद मिलने की उम्मीद है। मैंने मुख्यालय से अनुरोध किया है कि लोहाघाट डिपो का नई बसों के मामले में ध्यान रखें। आपदा प्रभावित जोशीमठ में इन दिनों सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष विपक्ष सहित वाम दलों की पार्टियां एक दूसरे का पुतला दहन करने में लगी हुई है। बता दें, मंगलवार को नटराज चौक पर कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने माओवादी घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया, तो वहीं बुधवार को भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी पलटवार किया। वामपंथियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन और गैर राजनीतिक संगठन के रूप में हुआ था, लेकिन संघर्ष समिति का उपयोग सत्ता पक्ष के विरोध के लिए किया जा रहा है। सरकार लगातार लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास भी कर रही है।
प्रकार से आज जोशीमठ के अराजकता का भाव फैला रहे हैं। जोशीमठ की भोली भाली जनता को, प्रशासन को, सरकार को काम करने नहीं देनी चाहती। ये आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? उनको आवाज चाहिए, उनकी नीति बन रही है। इस प्रकार से कहते हैं जोशीमठ के सम्मानित लोग जो उन प्रतिनिधि है उस कमेटी में है और उन लोगों ने तय किया है जोशीमठ की पुनर्वास की स्थिति का। लेकिन ये वामपंथी के लोग चाहते हैं कि हम को बना, ये कभी विकास नहीं चाहेंगे, ये केवल जो उत्तराखंड का विनाश चाहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इन वामपंथियों का पुतला दहन कर रही है। प्रकार से सरकार लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन है जो वामपंथी संगठन है, वो चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा खींचे और सरकार को काम करने में बाधा उत्पन्न करे। उन्हीं के विरोध में आज हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने श्री राम नटराज चौराहा पर इनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी गढ़वाल के संतुधार स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान सतपाल महाराज ने क्षेत्रवासियों को 70 लाख की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 60 लाख रुपए पंचायत भवन के निर्माण और 10 लाख रुपए नवोदय विद्यालय की मरम्मत के लिए दिए गए। का शिलान्यास किया गया। ये 60 लाख की लागत से तैयार होंगे और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतुधार में निर्माण कार्य के लिए इसमें जो है छात्रावास का जो है मरम्मत कार्य है। 10 लाख की राशि जो है विधायक निधि से दी गई और हमने वैसे यहाँ 16 पंचायती जो हैं भवन स्वीकृत किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भूमि मिले तो और भी भवन बनेंगे। तो इस समय जो है 70 लाख की जो है अनुदान राशि यहाँ दी गई है और मैं समझता हूं कि इससे हमारे पंचायत भवन बनेंगे, पंचायतें मजबूत होंगी, यही हमारा लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश कर दिया, जिसके बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी हो गया। कोई इस बजट से खुश नजर आ रहा है तो वहीं कुछ इस बजट से हताश भी नजर आ रहे हैं। बजट को लेकर मसूरी के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को आम जनता का बजट बताया। साथ ही कांग्रेस नेता अमित गुप्ता ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। हमें उम्मीद थी जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन आएगा, जो कि नहीं हो पाया है। कुछ अमेंडमेंट किया है सरचार्ज में, जो सरचार्ज लगता था 37%, उसको घटा के 25% किया गया है। बहुत उम्मीदें हमको थी टूरिज्म इंडस्ट्री को, जो कि इसमें हमें देखने को नहीं मिली है। बाकी इसका बजट का अध्ययन किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि अध्ययन नहीं हो पाई हैं। हो सकता है कुछ और चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। टैक्स स्लैब में निश्चित रूप से थोड़ा चेंजेस किया है, जो कि 5 लाख तक शून्य था, आज वो 7 लाख तक शून्य किया गया है, परंतु नए रिजीम में है। ओल्ड रिजीम में वैसा का वैसा ही है। जी हाँ, आम आदमी थोड़ा सा और बेहतर चाहता था, परंतु हमारी इंडस्ट्री के तहत हमें उम्मीद है कि इसका निश्चित रूप से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली को फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा 2023 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो काफ़ी लोक लुभावन है। उसमें ज़्यादातर क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वर्ग को या किसी को इम्प्रेस करने के लिए बजट बनाया गया है। और साथ ही साथ थोड़ा ये निराशाजनक ऐसे भी है क्योंकि देखिए हम तो उत्तराखंड की बात करेंगे तो पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए तो इसमें कुछ खास छूट या खास पर्यटन को बढ़ावे के लिए कोई बजट में कुछ चीज़ दी नहीं गई है। तो उत्तराखंड के लिए तो ये थोड़ा निराशाजनक ही है। और जिस हिसाब से रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी महंगी होती जा रही है तो सरकार से हमें उम्मीद थी कि इस पर ज़्यादा छूट देंगे। जो छूट मिली है वो बहुत कम है, तो अगर इससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों पे छूट मिलती या जीएसटी पे भी कुछ छूट मिलती तो और ज़्यादा अच्छा होता। लोक लुभावन बजट है जो कहीं भी एक गरीब तबके को नहीं छूता। गरीब तबका, मध्यम जो वर्ग है वो राशन, जिसमें सब्जियां, राशन, तेल, गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें हैं, इनमें कहीं भी कोई रियायत नहीं दी गई है। और जो रियायतें दी गई हैं वो सिर्फ ऐशो आराम के साधन पे दी गई है, जो अमीरों का काम है। गरीबों को ये एक बजट कहीं भी नहीं छूता। अगर केंद्र सरकार को करना ही था और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024, तो कहीं ना कहीं आम जन को छूते। तो आम जो हमारी चीज़ें हैं, सब्जी है, हमारा आटा है, चावल है, तेल है, गैस है, ये आसमान छू रहे हैं। इस पे कहीं भी महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं भी आम जनता को कहीं नहीं छूता और आम जनता के नज़रिए से आज भी ये निराशाजनक बजट है।
नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने घोषणा की थी, जिसके तहत विगत 1 माह पहले एंगलिंग कैंप का शिलान्यास किया गया था, जिसका कार्य पर्यटन विभाग ने शुरू कर दिया है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। साथ ही क्षेत्रवासियों और नवयुवकों को रोजगार को लेकर इससे काफी उम्मीदें जागी है, जिसके लिए युवाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। एंगलिंग व्यवसाय करने वाले पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओकार धोनी ने बताया कि भारत और नेपाल की सीमा पर पंचेश्वर में महाकाली व सरयू नदी के संगम पर गोल्डन महाशीर मछली केच एंड रिलीज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा वजन की गोल्डन महाशीर पाई जाती है। यह स्थान गोल्डन महाशीर का मुख्य केंद्र बिंदु है। पर्यटन विभाग द्वारा पंचेश्वर में एंगलिंग कैंप का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पंचेश्वर में देश विदेश से लोग गोल्डन महाशीर का खेल खेलने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा वजन की गोल्डन महाशीर पंचेश्वर में ही पाई जाती है। इस कैंप के निर्माण होने से पंचेश्वर में बेहतर सुविधा जानने का संदेश जाएगा और इसके साथ साथ अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विकास होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं, स्वयं आमंत्रित करते हैं कि वो मई माह में आएँ और गोल्डन महाशीर मच्छी को पकड़ने का भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर जवान दशकों से नीतीमाणा बॉर्डर के ऊंचे बर्फीले पठारी धुरों में बनी सरहदी चौकियों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बर्फानी खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। औली के इस स्लोप ने आईटीबीपी को ओलंपियन नानक चंद ठाकुर, चुन्नीलाल, भागचंद ठाकुर जैसे इंटरनेशनल स्कीयर दिए हैं। ओले स्थित आईटीबीपी के भारतीय स्कीइंग एंड पर्वतारोहण संस्थान के कुशल ट्रेनरों के मार्गदर्शन में हिमवीर जवान खुद को ढालने के लिए और फिट रहने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका फायदा आगे बॉर्डर पर निगरानी करते समय हिमवीर जवानों को भी मिल सकेगा। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने बनफूल पारा के लाइन नंबर 8 और 12 में जेसीबी चलाकर 2 अवैध बिल्डिंग ध्वस्त कर दी। बता दें, बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापामार कार्यवाही की थी, जिसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। जहां सरकारी कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाला, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की, जिसके बाद पुलिस ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 2 दिन का समय दिए जाने के बाद आज नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से दोनों अवैध बिल्डिंग को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।